वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दें, परिवर्तित कर दें, अभिक्रिया के वेग को क्या कर दें, परिवर्तित कर दें, और जो उत्प्रेरक हैं स्वयं क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। यानी कि स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं आना है, जैसा रिएक्शन में गया है वैसा की वैसा बाहर निकल के आ जाएगा, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। लेकिन ये उत्प्रेरक मिलाए क्यों जाते हैं, इसका कारण सबसे बड़ा गेम ये है भाई, इस सक्रियण ऊर्जा के पाथ को कम करने के लिए। ध्यान होगा जब मैंने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की थी, तब मैंने कहा था आप लोगों से कि वो क्या करते हैं, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक इस सक्रियण ऊर्जा के पाथ को, ये जो बड़ा है इसको कर देते हैं छोटा। क्या कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। छोटा करने का मतलब क्या है, अरे यहाँ पे ये जो अभिकारक अणु बड़े हुए हैं, ये जो अभिकारक अणु क्या है, पड़े हुए हैं, इनको अभी यहां तक जाने के लिए ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी। और लेकिन अगर इसके पाथ को छोटा कर दिया जाए तो जिनकी ऊर्जा इससे थोड़ी सी कम है वो भी तो बाद में उत्पाद में परिवर्तित होंगे या नहीं होंगे। यानी कि अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभिक्रिया के वेग में क्या आ जाती है, वृद्धि हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये उत्प्रेरक जैसे हैं वैसे के वैसे निकल के आ जाते हैं। कैसे निकल के आ जाते हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, आयरन की प्रेजेंस में इसको कराते हैं तो ये 2NH3 बनता है, और जो आयरन है वो सीधा का सीधा जैसा है वैसा की वैसा बाहर मिल जाएगा। इसे बड़े पैमाने पर अमोनिया उत्पादन की हैवर विधि कहते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, यानी कि जो मिल्स हैं जिनमें अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, उनमें इस हैवर विधि का यूज किया जाता है। अब देखना इसके लक्षण है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेंगे हम, क्योंकि पेपर में काफी लंबा क्वेश्चन आता है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको पेपर में लिख के आनी पड़ेंगी। पहला क्या है, पहला देखो प्रॉपर्टी क्या है, उत्प्रेरक की जो मात्रा होगी, उत्प्रेरक की क्या होगी, जो मात्रा होगी, और उसका जो रासायनिक संगठन होगा, यानी कि वो जितनी उसकी मात्रा है वो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा, अपरिवर्तित। जैसे अभी देखा आयरन, आयरन क्या है, जैसा कि जैसा है वैसा की वैसा हमें बाहर मिल जाएगा। यानी कि क्या है, आयरन अगर आपने उसमें 1 किलो मिलाया है तो 1 किलो आयरन बिल्कुल एज इट इज जैसा है वैसा की वैसा मिलेगा। आयरन की मात्रा में अगर 2.6% मिलाया है, जैसे किसी अभिकारक की तुलना में आपने उसमें 1% मिलाया है, तो इसका संगठन भी हमें सेम टू सेम 1% ही मिल जाएगा। यानी कि क्या होगा, उत्प्रेरक की मात्रा और उसका रासायनिक संगठन क्या रहता है, क्या रहता है, अभिक्रिया के वेग के पश्चात, सॉरी अभिक्रिया पूरी होने के पश्चात भी क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। दूसरा देखो, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही, यानी कि उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा भी अभिक्रिया के वेग को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है, बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तीसरा तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा के पाथ को कम करते हैं, सक्रियण ऊर्जा के पथ को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। चौथा देखो, उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक, यानी कि हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक होंगे। जैसे हैवर विधि में आपने देखा आयरन, तो स्पेसिफिक है कि आयरन ही अमोनिया की मात्रा बढ़ाएगा। कहीं आपने उसमें स्कैंडियम मिला दिया तो नहीं बढ़ती भाई मात्रा, ध्यान रखना। तो मात्रा में इंक्रीमेंट, यानी कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमें विशिष्ट उत्प्रेरक चाहिए होते हैं। क्या कहा मैंने, फिफ्थ, साम्य स्थिरांक का मान कभी परिवर्तित नहीं होगा इनसे। साम्य यानी कि अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया दोनों के लिए समान रूप से कार्य करेगा। तो अगर समान रूप से कार्य करेगा तो इसका साम्य स्थिरांक भी क्या होगा,
क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन समय जरूर परिवर्तित हो जाएगा। जो अभिक्रिया पहले 5 मिनट में पूरी हो रही थी वो अब 10 मिनट में पूरी होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट क्या होंगे, उत्पाद में बदलेंगे, और रिएक्टेंट को उत्पाद में बदलने के लिए समय तो चाहिए होगा ना। तो ध्यान रखना, क्या कहा मैंने, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और, हर उत्प्रेरक का एक निश्चित ताप होता है, एक डेफिनेट टेम्परेचर। हर उत्प्रेरक का एक निश्चित ताप होता है। क्या कहा मैंने, हर उत्प्रेरक का एक निश्चित ताप होता है। अगर उस उत्प्रेरक के ताप से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया अभिक्रिया का, मानो कोई उत्प्रेरक है, उसका फिक्स ताप है 202 डिग्री सेल्सियस, अगर गलती से आपने इस अभिक्रिया के वेग को 205 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये उत्प्रेरक जो पहले जितने अच्छे से काम कर रहा था उतनी बुरे तरीके से काम करेगा, यानी कि इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो उत्प्रेरक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटालाइस्ट। अभी तक आपने पढ़े हैं कुछ तो, धनात्मक उत्प्रेरक, नाम से स्पष्ट है, वे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया में प्रेजेंट होकर अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी कि वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया उत्प्रेरण के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, उत्प्रेरण के नाम से जानी जाती है। होता क्या है, इस वाली अभिक्रिया में क्या होता है, सक्रियण पात है जो पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे अब अणुओं को सक्रिय होने के लिए, क्या कहा मैंने, जिससे अब अणुओं को सक्रिय होने के लिए पहले से कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। और अगर पहले से कम एनर्जी की आवश्यकता होगी तो जो अभिकारक अणु कम ऊर्जा के होंगे वो भी किसमें बदल जाएंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण। एक होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण, ये बारे में नहीं सुना होगा भाई। कभी देखा है हम किसी अभिक्रिया के वेग को कम करना चाह रहे हैं, वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दें, कम कर दें। ध्यान रखो, जरूरी नहीं है हर अभिक्रिया में ज्यादा ही बनाना है, कभी कभी कम भी बनाना होता है। क्यों, जैसे आपने कोई नाभिक के विखंडन की अभिक्रिया की थी, अगर उसमें कंट्रोल के लिए आपने कोई उत्प्रेरक नहीं डाला तो डेफिनेटली श्योर है कि विस्फोट आपके पास ही हो जाएगा। वो इंतजार नहीं करेगा कि आपको कहां करवाना है विस्फोट। तो उस अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए कि अभिक्रिया वेग नियत रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो एक एग्जांपल समझते हैं। पेट्रोल देखा है, पेट्रोल का हमें करवाना है अपस्फोटन। अपस्फोटन का मतलब होता है नॉकिंग, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने पेट्रोल पंप में देखा होगा, पेट्रोल पंप के अंदर आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल जो होता है वो भरा हुआ होता है नॉर्मल। आपने अंदर देखा होगा एक मशीन सी लगी रहती है जिससे आप पेट्रोल निकलवाते हो, वो निकाल के देता है। तो क्या करता है, पेट्रोल अगर उसको कंट्रोल नहीं रखा गया ना, पूरा पेट्रोल उड़ जाएगा, और उड़ गया तो उससे स्फोटन होगा, यानी कि वो फूटेगा, और फूटेगा तो उसको रोकने के लिए प्राय पेट्रोल में क्या मिलाते हैं, टेट्रा एथिलेड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, टेट्रा एथिलेड। ध्यान रखना, आप जो पेट्रोल यूज करते हो उसमें टेट्रा एथिलेड मिला हुआ होता है, और इस टेट्रा एथिलेड क्या करता है, एक संदमक का कार्य करता है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, कम करेगा, लेकिन खुद कभी परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक उत्प्रेरक है। ये कौन से उत्प्रेरक हुए, ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन से, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब देखो आपने पढ़े नहीं होंगे, एक है स्वयं उत्प्रेरण, ये नहीं पढ़ा होगा आपने डेफिनेटली। स्वयं उत्प्रेरण में पता है क्या होता है, स्वयं उत्प्रेरण में होता है कि कोई अभिक्रिया चल रही है, कॉन्टिन्यूसली चल रही है, कोई कॉन्टिन्यूसली, आपने उत्प्रेरक नहीं मिलाया,
उसका उत्पाद ही यानी कि खुद का ही उत्पाद उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाए, यानी कि खुद का ही उत्पाद क्या करे, क्या करे, खुद का ही उत्पाद क्या करने लग जाए, उत्प्रेरक का काम करने लग जाए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया किसके नाम से जानी जाती है? इस प्रकार की अभिक्रिया स्व उत्प्रेरण के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? स्व उत्प्रेरण के नाम से जानी जाती है। देखो क्या होता है, इससे मुझे मतलब नहीं है, रिएक्शन आप देख लेना जो भी हो, +10 CO2 +8 H2 कुछ ऐसा है, 2 और 2 10, 5 और 5 10, ठीक है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में अभिक्रिया चल रही है, देखते हैं हम अभिक्रिया का वेग कम होता है। स्टार्टिंग में अभिकारक किसमें परिवर्तित होने लग रहे हैं? उत्पाद में परिवर्तित होने लग रहे हैं। उत्पाद में कॉन्टिन्यूसली परिवर्तन हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन होने लगेंगे तो आप देखोगे कि अभिक्रिया का वेग एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ता है अभिक्रिया का वेग। उसका कारण क्या है कि मैग्नीज +2 क्या करता है, इन MnO4- आयनों को, इनकी ऊर्जा को कर देता है कम, और ऊर्जा को कम करते ही ये ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनने लग जाते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ, मैग्नीज +2 जो है उसी ने क्या किया है, उत्प्रेरक का कार्य किया है। एक मिनट, उत्प्रेरक का काम क्या है, किया है, उत्प्रेरित किया है। अब देखो अगली अभिक्रिया, प्रेरित उत्प्रेरण। कौन सी? अगला उत्प्रेरक कौन सा होता है? प्रेरित उत्प्रेरण। नाम से स्पष्ट है, ऐसे उत्प्रेरक जो ऐसे उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक? जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, कोई रिएक्शन है, A+B से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, एक अभिक्रिया और हो रही है C+D और बन रहा है प्रोडक्ट। ये पूरी की पूरी अभिक्रिया के जो अभिकारक और उत्पादन को सबको मिला दो इसमें, यानी कि पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया जब किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए, यानी कि दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रेरित करे, इसको क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। और दो और रह गए हैं, जिसमें से एक का नाम है सममांगी उत्प्रेरण। क्या आवाज नहीं आ रही? क्या कारण हो सकता है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वीडियो रुक रुक के आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। बोले वीडियो रुक रुक के आ रही है। अब देखना आवाज आ रही है क्या, साफ आ रही है क्या आवाज? देखना साफ आ रही है आवाज? अब देखो भाई, बताओ अब आ रही है तो मतलब इसको इसमें लगाना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, ध्यान से समझना। ऐसे उत्प्रेरक देखो, अब आ रही है ना? अब आ रही है? आवाज आ रही है ना? वीडियो रुक रही है? देखो भाई, अब वीडियो रुकने की प्रॉब्लम तो नहीं है, आवाज तो ठीक है, मैंने ठीक कर दी है। सममांगी उत्प्रेरण देखो क्या होता है। आज थोड़ा कॉलेज में नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम चल रहा है, सुबह से ही, जब से मैं यहाँ हूँ तब से दिक्कत आ रही है। काम चल रहा है, धीरे धीरे करवा रहे हैं काम, ठीक है। सममांगी उत्प्रेरण देखो क्या होता है, नाम से देखो होमोजीनियस,
ठीक है, डेफिनेशन भी बहुत सरल है। ऐसे उत्प्रेरक या ऐसा उत्प्रेरक जिसकी प्रावस्था, प्रावस्था का मतलब सॉलिड, गैस या द्रव, जिसकी प्रावस्था यानी कि उत्प्रेरक जिसकी प्रावस्था उत्पाद व अभिकारक की प्रावस्थाओं के समान हो। कहने का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत उत्पाद, अभिकारक व उत्प्रेरक तीनों एक ही प्रावस्था में विद्यमान हो, ऐसी विधि को, ऐसे उत्प्रेरक को किसके नाम से जानते हैं? सममांगी उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल बड़ा ही फेमस है, चेंबर विधि द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण, और उत्प्रेरक लेते हैं इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या लेते हैं इसमें उत्प्रेरक लेते हैं इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होती है अभिक्रिया? 2SO2 गैस, ये भी गैसेस स्टेट में, प्लस 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 O2 गैस, ये भी गैसियस स्टेट में। और अब क्या बनेगा? 2 और 2 4 और 2 6, सही है, 2SO3, ये भी गैसियस स्टेट में। यानी कि ऐसे उत्प्रेरक जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद, अभिकारक एवं उत्प्रेरक तीनों समान प्रावस्था में हो, सममांगी उत्प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सममांगी उत्प्रेरण कहलाता है। और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होगा समझ गए होंगे। ऐसा उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होगा भाई? ऐसा उत्प्रेरक जिसकी प्रावस्थाएं अलग अलग हो, चाहे वो उत्पाद हो चाहे वो अभिकारक हो, सबकी प्रावस्थाएं क्या हो? अलग अलग हो। देख लो भाई, ये तो अलग है। इसमें जो उत्प्रेरक लेते हो वो प्लेटिनम सॉलिड में होता है। किसमें होता है? सॉलिड में होता है, और जल का निर्माण हो रहा है। यानी कि अगर ये प्रावस्थाएं अलग अलग है, देखो, अभिकारकों की प्रावस्थाएं अलग, उत्प्रेरक की प्रावस्था अलग, और उत्पाद की प्रावस्था अलग। यानी कि तीनों की प्रावस्थाएं अलग अलग हो, ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक। दैट्स ऑल, फिनिश। एक यूनिट खत्म हो चुकी है। यहां एक यूनिट मैंने खत्म करवा दी है। अगली यूनिट जो है वो है कोलाइडी स्टेट। लेकिन उससे पहले एक बच्चे का क्वेश्चन था कल परसों, जो मुझसे कह रहा था मैडम एक बार विभव मापी विधि समझा देना। विभव मापी विधि मैंने कहा था क्लास की लास्ट में समझाऊंगी, जब ये यूनिट खत्म होने पे आएगी, बीच में मत ब्रेक करो। तो एक बार वो विधि देख लेना। कोई डाउट हो तो वो डाउट पूछ लो मुझसे कि इस यूनिट से रिलेटेड हमें ये डाउट्स हैं, कोई दिक्कत है। देखो, रासायनिक बल गतिकी की प्रायोगिक विधियों के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो एक बताई थी मैंने चालक मितीय विधि, दूसरी विधि मैंने बताई थी, ये कौन सी है? हीटर विधि भी। हैवर विधि कौन सी है? हैवर विधि तो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, यहां थोड़ी पढ़ोगे। हैवर विधि कौन सी थी? हैवर विधि यहां नहीं है फिजिकल में, ठीक है। हैवर विधि यहां नहीं है भाई। हैवर विधि मतलब क्या? कुछ भी, ठीक है, कुछ भी मत पूछो। विभव मापी विधि का मतलब समझो क्या होता है। होता क्या है? नाम देखना, विभव, यानी कि हमें विभव ज्ञात करना है और विभव की सहायता से रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन करना है। और रासायनिक बल गतिकी में हम क्या करते हैं? हम करते हैं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित। रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा क्या थी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाती थी? रासायनिक बल गतिकी कहलाती थी कि नहीं? अब देखो, अगर विभव मापी विधि की बात करें
ध्यान से समझना, अगर विभव मापी विधि की बात करें तो इसमें होता क्या है कि मैं विभव का यूज करूं और अभिक्रिया का वेग निर्धारित कर दूं। करते क्या है, जैसे माना मेरी ये अभिक्रिया है, कोई A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, इस अभिक्रिया का वेग निर्धारित करना है मुझे। कौन सी विधि से? विभव मापी विधि से। करते क्या है, एक पात्र के अंदर ये दोनों रिएक्टेंट मिक्स करते हैं और यहां लगा देते हैं एक इलेक्ट्रोड, और इन दोनों के बीच में, और यहां भी इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से विभव निर्धारित होता है। होता क्या है, आप क्या करोगे, इसमें अभिकारक मिश्रित करोगे। यहां पे जो दूसरा इलेक्ट्रोड लेते हैं वो होता है आपका संदर्भ इलेक्ट्रोड। क्या होता है संदर्भ इलेक्ट्रोड? का मतलब क्या है समझना, जैसे आपने कभी देखा होगा, संदर्भ का मतलब होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई इंटरव्यू देने गए या आप कहीं गए, आपने कॉलेज में एडमिशन करवाया, आपको कहीं किसी की जान पहचान से फीस कम करवानी है या किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन चाहिए, तो जो आप जिस व्यक्ति का रेफरेंस, जैसे आप मुझसे पूछते हो मैडम कौन सी किताबें पढ़ें, तो मैं कहती हूँ इसके रेफरेंस की किताब पढ़ लेना। इसके मतलब वो रेफरेंस करते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप मेरा नाम लेकर कोई चीज का फायदा उठाओ, यानी कि किसी चीज में आपको प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन मैं उसे रेफरेंस मान के, जैसे मैं किताब किसके लिए, ज्ञान में वृद्धि के लिए पढ़ते हैं, तो वो रेफरेंस की हुई बुक होती है। यानी कि अगर जैसे जैसे ओपी शर्मा जी ने एक किताब लिखी है, डॉक्टर ओपी शर्मा सर ने कोई किताब लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ओपी शर्मा सर के हिसाब से आप किताब पढ़ो, तो वो उनकी रेफरेंस की हुई बुक है कि आप ये पढ़ लो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव पहले से ही फिक्स होगा, इसे कर देते हैं निश्चित। इसे क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। मैंने क्या डाले, इसमें डाले मैंने रिएक्टेंट। अब मैंने जैसे रिएक्टेंट डाले, ये तो फिक्स है, इस पर तो कोई चेंज होना नहीं है, इस पर चेंज होगा। इस पर अगर चेंज होगा तो इस मीटर के अंदर एक विक्षेप आएगा, उस विक्षेप से आप क्या निकाल लोगे, इलेक्ट्रोड विभव निकाल लोगे। इसका फिक्स है, इसके रिस्पेक्ट में इसका निकाल लो। जैसे माना इसका एक फिक्स कर दिया मैंने, एक फिक्स कर दिया, इसका आया मेरा 2, तो अब मैं कहूंगी कि इसका 1 है और इसका 2 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अरे इसका 2 है, एक तो रेफरेंस का मान लिया भाई, एक तो रेफरेंस का है भाई, एक तो रेफरेंस का है, बाकी बचा कौन सा, एक आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी अभिक्रिया कोटि क्या होगी, 1 होगी। अगर मानो ये 1 है और ये 3 आ गया, अगर मानो ये 1 है ये 3 आ गया, एक तो रेफरेंस का है ही, उसे तो छोड़ दो, बाकी के बचे हुए 2 का मतलब क्या हो गया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। जैसे आपने कभी देखा होगा एक रिलेटिव मार्किंग होती है, रिलेटिव मार्किंग का मतलब रेफरेंस मार्किंग ही कहते हैं उसे। यानी कि कहने का मतलब एक सापेक्ष अंकन करते हैं हम पेपर में, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें पता है क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं, जैसे आप मानो 20 स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है, 20 स्टूडेंट में से जैसे माना एक पप्पू है, एक चप्पू है, एक राम दुलारी है, एक कटोरी है, चार है, 4 स्टूडेंट है माना, ये चारों एक क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। माना इस चप्पू के नंबर 100 में से 80 आए हैं, कितने आए हैं, इसको मैंने मान लिया रेफरेंस है, यानी कि इसके सापेक्षतः मैं अध्ययन करूंगी। अब अगर इसके 70 नंबर आए हैं, तो अब ये नहीं कह सकते आप इसकी कितनी परसेंट है, 70% है ना, मैं इसके सापेक्ष नहीं कर रही, अब मैं 80% को अधिकतम परसेंट यानी कि 100% मानकर सॉल्व करूंगी। यानी कि अब आप कैसे करोगे, 70/80 गुणा 100 करोगे तो कैसे आएगा, 10 से 10 कैंसिल, यहां से कितना आया 700/8, कितना आया 8 5 40 अच्छी 8 56 8, ठीक है। यानी कि इसकी कितनी परसेंट बनी है, इसकी कितनी परसेंट है, इसकी इतनी है 86, और इसकी 100% है ये। अगर इसके हिसाब से निकालते तो 70% मिलती, लेकिन अगर रिलेटिव मार्किंग के हिसाब से निकालोगे तो बाकी का बचा हुआ तो सब इसके साथ चला गया, चप्पू के साथ, और बाकी बचे हुए पप्पू के मार्क्स हो गए। यानी कि इसे कहते हैं रिलेटिव मार्किंग, या ऐसे इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं, कोलाइडी अवस्था।
सब फर्स्ट ईयर का तो सब पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर का तो सब पढ़ा है आप लोगों ने, कि यानी कि कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया लग रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नया पढ़ोगे आप इसमें, सब कुछ पुराना पुराना सा ही है। लेकिन हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक्स हो जो 12th से थोड़े अलग हो, तो उन्हें देख लेना। देखो कोलाइडी स्टेट का मतलब क्या है? कोलाइडी स्टेट पहले क्या होता था, किसी भी द्रव्य की, मैटर वो चीज होती है जिसका खुद का कोई द्रव्यमान होता है, चाहे इस दुनिया में कोई भी चीज रखी हो उन सब पे कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, वो सब की सब मैटर कहलाएंगे। अगर आपको उनकी स्टेट्स नहीं पता कि ये द्रव है कि ठोस है कि गैस है, तो वो डेफिनेटली एक मैटर है। अगर मैं ये कहूं कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है कि इसका नाम क्या है या क्या कहते हैं इसको, तो आप कह सकते हो ये मैटर है। अगर कोई पूछे कोई चीज कि हाँ भाई ये चीज क्या है, तो आप कह दो मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी क्वेश्चन रॉन्ग होगा ही नहीं। द्रव्य वो चीज है जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और अपना कोई खुद का कोई अस्तित्व रखता हो, द्रव्य कहलाता है। तो क्या था, होता क्या था, 1861 से पहले, 1861 से पहले द्रव्य की केवल और केवल 3 अवस्थाएं मानी जाती थी, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक पढ़ते हो गैस। लेकिन 1861 में एक नई स्टेट आ गई जिसने क्या कहा, जिसे कहा गया कोलाइडी अवस्था। और हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि आखिर होती क्या है कोलाइडी अवस्था। तो थॉमस ग्राहम ने 1861 में एक झिल्ली ली जिसको कहा जानतब झिल्ली, या इसे कहते हैं जंतु झिल्ली, एनिमल मेम्ब्रेन कहते हैं इसे, होती है एक स्पेशल झिल्ली होती है, ठीक है। इसमें क्या किया, विभिन्न विभिन्न पदार्थों का विसरण करवाया, मतलब विसरण का मतलब छानना, मतलब विभिन्न विभिन्न पदार्थों को जानतब झिल्ली से बाहर जाने दिया और देखा कि क्या ये कुछ विसरित होते हैं, क्या कोई क्षमता है, क्या कोई नहीं क्षमता है। तो उस आधार पर, विसरण के आधार पर थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को 2 भागों में यानी कि 2 प्रावस्थाओं में बांटा, 2 प्रावस्थाओं में बांटा, जिसमें पहली थी क्रिस्टलाभ, क्या थी, क्रिस्टलाभ, और सेकंड थी, एक तो थी क्रिस्टलाभ और सेकंड थी कोलाइडी। क्या थी, कोलाइडी। जंतु झिल्ली के विसरण के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा, उसे क्या कहा, उसे कहा, एक को कहा क्रिस्टलाभ और एक को कहा कोलाइडी। क्रिस्टलाभ तो वो होते हैं, ध्यान से समझना, क्रिस्टलाभ तो वो हैं जो जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाएंगे, शीघ्रता से विसरित, शीघ्रता से छन जाते हैं, शीघ्रता से क्या हो जाएंगे, छन जाएंगे, वो क्या होंगे, क्रिस्टलाभ कहलाएंगे। इसके विपरीत वे पदार्थ जो क्या करते हैं, जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं होते, आसानी से क्या नहीं होते, विसरित नहीं होते, क्या कहलाते हैं, कौन से पदार्थ कहलाते हैं, कोलाइडी पदार्थ कहलाते हैं। इनका आकार सोच सकते हो, छनने का मतलब क्या है, पूरी तरीके से छन गए, इसका मतलब इनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है, ये नहीं छनते हैं तो इनका आकार कम से कम इनसे तो बड़ा होगा, क्या होगा, आकार बड़ा। जैसे कोई यहाँ पे शर्करा का विलयन ले लो, चीनी का विलयन आराम से छन जाएगा, नमक का विलयन ले लो, छनेगा कि नहीं छनेगा, बताओ बताओ। हाँ, आ गया समझ में। अब देखो, ये तो थे आपके क्रिस्टलाभ को मैंने वर्गीकृत कर दिया है। अब समझो इसके आगे, समझ में आ गए क्रिस्टलाभ क्या होंगे। क्रिस्टलाभ वो होंगे जो जंतु झिल्ली से आसानी से क्या हो जाएंगे, विसरित हो जाएंगे। और कोलाइड क्या होंगे, जो जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोलाइडी कहलाते हैं। ये चूंकि आसानी से शीघ्रता से विसरित हो जाएंगे तो ये सूक्ष्म आकार के होंगे, जबकि कोलाइडी क्या होंगे, बड़े आकार के होंगे। अब देखो, कोई पदार्थ
क्रिस्टलाभ है या कोलाइड है, ध्यान समझना, कोई पदार्थ क्रिस्टलाभ है या कोलाइड है, इस पर निर्भर करता है कि उन पदार्थों को किस विलयन में बनाया गया है। ध्यान रखना, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक कण चाहो तो क्रिस्टलाभ की तरह भी व्यवहार कर सकता है और कोलाइड की तरह भी व्यवहार कर सकता है। और बेहतरीन एग्जांपल आप जानते हो, अगर NaCl को, नमक को पानी में घोलोगे तो ये बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, तो ये किसका निर्माण करेगा? क्रिस्टलाभ का। और जबकि अगर NaCl को बेंजीन में घोल दिया तो अब ये टूटेगा नहीं। NaCl को बेंजीन में तोड़ने पर या घोलने पर ये टूटेगा नहीं, यानी कि इसका आकार क्या होगा? इसका आकार बड़ा हो जाएगा और ये NaCl को विलयन में घोलने पर, बेंजीन में घोलने पर ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? कोलाइड की तरह व्यवहार करेगा। यानी कि मेरा एक ही पदार्थ है, लेकिन विलयन जिस हिसाब से मैं बना रही हूं उस हिसाब से ये क्रिस्टलाभ और कोलाइड की तरह व्यवहार कर रहा है। यानी कि ये क्या कहलाते हैं? कोलाइड्स कहलाते हैं। समझ में आ गया? ये तो था आपका स्टार्टिंग का बेसिक कि एक्चुअली में जंतु झिल्ली के विसरण के आधार पर कोलाइड कौन से होते हैं? जो आसानी से विसरित नहीं होते हैं, और क्रिस्टलाभ क्या होते हैं? जो आसानी से विसरित हो जाते हैं। और ये भी डिपेंड करेगा कि एक पदार्थ क्रिस्टलाभ भी हो सकता है और कोलाइड भी हो सकता है, पर निर्भर किस पर करेगा? जिस पर उसे बनाया गया है। क्या किया गया है? जो जिस पर इसे बनाया गया है। अब देखो, अब देखना, अब एक नया डिवाइडेशन किया गया है, कणों के व्यास के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। बहुत सरल है, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आपके वास्तविक विलयन। कौन से विलयन? वास्तविक विलयन। और एक होता है आपका निलंबन, एक होता है आपका निलंबन, और एक होता है आपका कोलाइड। कणों के व्यास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो था ना, ध्यान से समझना, इसमें कणों का व्यास बहुत बहुत कम, बहुत कम, और वो भी कितना? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कितना? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी कम। समझ गए? यानी कि ऐसे विलयन जिनके कणों का व्यास बहुत कम होगा और इनका आकार कितना होगा? कणों के व्यास का आकार, कणों के व्यास का मान 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी छोटे होंगे। ऐसे विलयन कौन से विलयन कहलाएंगे? वास्तविक विलयन। और ऐसे विलयनों को ध्यान रखना, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। किसकी सहायता से नहीं देखा जा सकता? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। और ये क्या है आपको पता होगा? ये सेम टू सेम क्रिस्टलाभ की डेफिनेशन है, यानी कि ये शीघ्रता से क्या हो जाएंगे? विसरित हो जाएंगे। इसके विपरीत जो निलंबन होंगे ये बहुत बड़े आकार के होंगे। क्या होंगे? निलंबन जो होंगे वो बहुत बड़े आकार के होंगे और इनका मान 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसे लिखूं तो इसे कहते हैं 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसे 10⁻⁻⁻ सेंटीमीटर का मतलब है 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। ऐसे विलयन जो बहुत बड़े आकार के होंगे और इनका आकार कितना होगा? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग से भी अधिक। क्या होगा? अधिक। और इन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो, लेकिन जंतु झिल्ली के द्वारा किसी भी कंडीशन में ये क्या नहीं होंगे? विसरित नहीं होंगे। जबकि इसके विपरीत कोलाइड्स की बात करें तो इनके कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से तो ज्यादा, लेकिन किससे?
10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर से क्या होता है? 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर से क्या होता है? कम होता है, कोलाइड कहलाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे छोटे हैं, ये सबसे बड़े हैं और ये बीच के हैं। तो ध्यान रखना, बीच की अवस्था किसके नाम से जानी जाएगी? किसके नाम से जानी जाएगी? किसके नाम से? ये जानी जाएगी किसके नाम से? कोलाइड की नाम से। चूंकि इन्हें इन आंखों से तो नहीं देख सकते आप, मतलब अपनी नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते, जो मेरी आंखें हैं ऐसे मैं नहीं देख सकती इन्हें, लेकिन इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। क्या कहा मैंने? ये क्या होंगे? ये इनका आकार कम होगा, इनका आकार, इसका आकार सबसे ज्यादा और इसका आकार इन दोनों के बीच का। ये क्या है? ये क्या है? इसकी आकार कितना? 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर से भी कम, इसका आकार 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, और इसका आकार इन दोनों के बीच में। होगा या नहीं होगा? इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, इनको आंखों से देखा जा सकता है, और इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। किसके? सूक्ष्मदर्शी सहायता के नाम से भी देखा जा सकता है। तो इसके आधार पर इनमें अंतर करना है। किस किस निलंबन से तो हमारा खैर क्या मतलब है, ये तो ये है जैसे ये कण है, चौक है, इसे मैं डाल दूं पानी में दिखाई देगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंतर देखो, अंतर क्रिस्टलाप, या क्रिस्टलाप को वास्तविक विलयन भी कह रही हूं मैं, वास्तविक विलयन और किस किस के बीच डिफरेंस? वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन के बीच डिफरेंस। चलो बताओ भाई, क्या क्या डिफरेंस होंगे कोलाइडी विलयन और इसके बीच में? क्या क्या डिफरेंस होंगे? ध्यान रखो, ये सममांगी तंत्र का उदाहरण है। सममांगी तंत्र मतलब पानी में चीनी, पानी में चीनी बिल्कुल अलग ना कर सको, देख ना सको, विभक्त ना कर सको, प्रावस्थाओं को विभक्त ना किया जा सके, सममांगी तंत्र कहलाते, जबकि ये विषमांगी तंत्र का उदाहरण है। जैसे जेली की टॉफी खाई है, जस जेली के नाम से एक टॉफी आती है, देखी हो तो, उसको जैसे मुंह में लोगे, अच्छा च्युइंगम खाइए, च्युइंगम, सेंटर फ्रेश या सेंटर फ्रूट, स्टार्टिंग का आगे का भाग कैसा होता है? ठोस होता है, और अंदर होता है उसमें लिक्विड। वो जो जेल होता है ना, वो कोलाइडी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाइडी कहलाता है। लेकिन उनको अलग अलग विभक्त कर पा रहे हो ना, एक तो ठोस है और उसमें एक अंदर लिक्विड है, यानी कि ये कैसा है? विषमांगी तंत्र का उदाहरण है। दूसरा क्या है? इसका आकार बताओ भाई, इसका आकार सूक्ष्म होता है और इसका आकार ठीक ठाक है। और बताओ आकार क्या था भाई? 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर से भी कम, और ये से भी कम, ठीक है। और ये 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर से तो ज्यादा, और किससे? 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर से क्या? कम हो। क्या हो? कम हो। ये क्या है? जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं, और ये जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं होते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी भी पर्याप्त नहीं है, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इन्हें क्या कर सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इसमें देखो अगला, इसमें अधिशोषण की प्रवृत्ति कम होती है। अब समझना अधिशोषण क्या है, डाई एब्जॉर्प्शन जिसे कहते हैं। अधिशोषण का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मेरे पास ये किताब है अभी, ठीक है, इस किताब पर मैंने, देखना, इस किताब पर मैंने जैसे ही पानी डाला, जैसे ही मैंने पानी डाला, आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद ये सूख जाता है, यानी कि इसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया है पानी की, नहीं किया ना, यानी कि तल के द्वारा अवशोषण की क्षमता थोड़ी कम होगी, पानी डालो कुछ टाइम के बाद सूख जाएगा। लेकिन अगर गलती से आपने इसमें कोलाइड डाल दिया, तेल डाल दिया, तो अपनी एक अलग से छाप छोड़ जाएगा जो जिंदगी में कभी मिटने से नहीं मिटेगी। यानी कि अधिशोषण की प्रवृत्ति इसमें क्या होगी? ज्यादा होगी। ध्यान रखो, इनमें ब्राउनी गति नहीं पाई जाएगी भाई, इनमें ब्राउनी गति पाई जाएगी। इंतजार करो ब्राउनी गति का, कणों का, कोलाइडी कणों का टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनी गति कहलाती है, बात करेंगे। ब्राउनी गति नहीं पाई जाती, टिंडल प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं करते ये टिंडल भाव
ये टिंडल प्रभाव क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो ये थे आपके कोलाइड्स की बेसिक्स। और अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका कोलाइडी तंत्र। यहां तक किसी को कोई डाउट है? याद, ये ध्यान रखना, ये यूनिट ऐसी है जो याद हो जानी चाहिए साथ के साथ, और आपको याद हो भी जाएगी। जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने सब पढ़ा पढ़ाया है। बेसिक्स बस समझ लो, समझने की देरी है। आया या नहीं आया समझ में, बताओ, आया या नहीं आया, कोई डाउट? अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है कोलाइडी सिस्टम, या इसको कहते हैं कोलाइडी तंत्र। पता है कोलाइडी सिस्टम को आप जो विलयन पढ़ते हो ना, विलयन किस किस से मिलकर बना है? एक तो विलय से मिलकर बना है और एक विलायक से मिलकर बना है। इन दोनों से मिलकर बना है ना। ऐसे कोलाइडी तंत्र एक तो मिलकर बना है परिक्षिप्त प्रावस्था से, हाँ बोलो बोलो मनु बोलो, और एक है परिक्षेपण माध्यम से। बताओ क्या क्वेश्चन है, बोलो क्वेश्चन, कर दो वीडियो पॉज। अब क्या है, अब हम कोलाइडी तंत्र को, देखो ध्यान रखना, आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो ये भी समझ में आ जाएगा। विलयन क्या होता है, ये विलायक कहता है पानी, और एक होता है विलय। ध्यान रखना, विलायक वे होते हैं जिनकी मात्रा अधिक होती है। विलायक कौन होते हैं, जिनकी मात्रा अधिक होती है, और विलय कौन होते हैं, जिनकी मात्रा क्या हो, कम हो। जिनकी मात्रा क्या हो, कम हो, वो कौन होते हैं, विलय। और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है विलयन। तो इतना ध्यान रखो, जिसे मिलाया जाए, जिसको मिलाया जाए वो तो होता है विलय, और जिसमें मिलाया जाए वो होता है विलायक। जिसे मिलाया जाए, जिसको डाला जाए वो होता है विलय, और जिसमें डाला जाए वो कहलाता है विलायक। बिल्कुल सेम यही है। ये परिचित प्रावस्था का मतलब तो है विलय, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब है विलायक, और इन दोनों को मिलाने से बनता है कोलाइडी तंत्र। और इससे ज्यादा मैं कुछ समझाने वाली नहीं हूं। इसकी मात्रा होगी हमेशा कम और इसकी मात्रा होगी ज्यादा। तो बस ये कैसे याद रखना है, ये ध्यान रखो, जब माध्यम की बात आ जाए तब हम विलायक कहते हैं, और जब प्रावस्था की बात आ जाए तब हम कहते हैं विलय। क्या कहते हैं, विलय। ठीक है, तो इन दोनों के सिस्टम्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। सारे के सारे कोलाइडी तंत्रों की व्याख्या हम लोग करेंगे अच्छे से। और इसके बाद होगा द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, कल मिलते हैं, और कोई क्वेश्चंस हो तो अपने रख लेना, डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ओके चलो।